अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आज वीकेंड मनाने के हवाले से आप लोगों ने फुल तैयारी कर रखी होगी। लेकिन वीकेंड पर जाने से पहले ना आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करनी है हमने कुछ ऐसी टिप के साथ कि गुफ्तगू या फिर जो कम्युनिकेशन होती है उसके ऊपर किस तरह उबूर हासिल किया जा सकता है। इंसान की पहचान उसके किरदार, अखलाक और बोलने के अंदाज से होती है। अब गुफ्तगू के बेहतरीन गुण इंसान की शख्सियत को निखार देते हैं और उसे कामयाब इंसान बनाते हैं। ये दौरे जदीद में हम रह रहे हैं और इसमें कामयाबी के हुसूल के लिए जहाँ लगन, जुस्तजू और मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, वहीं मुतासिर कुन गुफ्तगू भी बेहद अहमियत की हामिल होती है। अब मुतासिर कुन गुफ्तगू के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम तर शोबे जिसमें तालीम आ जाती है, मुलाजमत आ जाती है या फिर आप कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं उसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। हर शख्स का गुफ्तगू करने का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना कह लें कि अखलाक होता है जिसे मेहनत और कोशिश करके ज़्यादा पुरलुत्फ़ और दिलचस्प बनाया जा सकता है। अच्छी गुफ्तगू के चंद रहनुमा उसूल हैं। मसलन गुफ्तगू में दिलचस्पी लेकर आई जाए, गुफ्तगू में हिस्सा लेने वाले दूसरे अफराद और उनकी राय का एहतराम भी किया जाए, बेजा तनकीद और गैर ज़रूरी मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। अब गुफ्तगू जो है ना वो महज एक किस्म की तफरीह है। अगर किसी शख्स के लिए गुफ्तगू तफरीक का माहौल पैदा नहीं करती है ना तो वो उससे जल्द ही उकताहट महसूस करना शुरू कर देगा, मतलब कि बोर होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा अच्छी गुफ्तगू के लिए ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ हल्की फुल्की हो बल्कि वो लोगों में शिरकत का एहसास भी पैदा करे। अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं ना, हम सभी बनना चाहते हैं, तो हम सबको ना दीगर महारतों के साथ साथ अपनी बात दूसरों को समझाने का फ़न भी लाजमी आना चाहिए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी माइनर ज़रूर हैं बट इट हैज़ इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुने कि आप सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। ये हमारा आज का पैगाम हो गया। अभी हमने आगे बढ़ना है, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और आज दुनिया भर में योगा डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा डे है आज। और योगा कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि सदियों पुरानी एक ऐसी मश्क है या इसको प्रैक्टिस कह सकते हैं, एक्सरसाइज कह सकते हैं, जो ना सिर्फ हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखती है बल्कि दिमाग को भी पुरसुकून रखती है। आज के दौर में जहाँ हर कोई जहनी दबाव का शिकार है, थकन और बेसुकूनी का शिकार है, वहीं योगा हमें एक लम्हा सुकून का देता है, खुद से जुड़ने का, सांस लेने का और ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका देता है। चाहे आप यंग जनरेशन में आपका शुमार है, आप बुज़ुर्ग हैं, मर्द हैं, ख़ातीन हैं, योगा हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए आज के दिन इसकी खूबसूरत रिवायत को अपनाएं, योगा की अहमियत को समझें और जानते हैं कि ये कैसा योगा जो है ना ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर वसीम ताई हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें मिला है योगाचार्या का, उसके बाद 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं और रिसेंटली इसी साल 2025 में उन्होंने PhD डिग्री कोलंबो से हासिल की है योगा के अंदर। तो उनसे बात करते हैं। 45 इयर्स का उनका इसमें एक्सपीरियंस है योगा के अंदर। तो ये योगा इतना मकबूलियत का हामिल होता जा रहा है और ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है, तो उनसे बात करते हैं। वसीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ बुलाने का। थैंक यू सो मच कि आज आप यहाँ पर आए। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि ये अभी शुरू नहीं हुआ योगा, जैसे मैंने बात की कि सदियों पुरानी रिवायत है हमारी, लेकिन अब इसके अंदर मकबूलियत बहुत ज़्यादा आती जा रही है। अब लोगों को समझ आ रही है कि योगा है क्या, तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखें, वैसे तो मैंने जैसे आपने बताया कि मुझे 45 इयर्स हो गए हैं, बाकी लोगों को नहीं पता था और बिल्कुल नहीं पता था। किसी भी छोटे बड़े शहर में मुझे जाके बड़ा इसको लोगों को बताना पड़ता था, करना पड़ता था कि एक अच्छी चीज़ है। और आप समझते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ जो हो वो उसको लाजमी किसी ना किसी टाइम पे अरूज उसको मिलता है। और बात ये होती है कि किसी चीज़ पे लगे रहना, मतलब डटे रहना कि आप पीछे नहीं हटें, क्योंकि शुरू में बहुत से प्रॉब्लम्स आए लेकिन अब क्योंकि अब मीडिया एक बड़ा एडवांस हुआ है, आप लोगों की ताउन से बहुत सी चीज़ें आगे आई हैं, लोगों को बड़ा अवेयरनेस हुआ है। और अभी आप माशाल्लाह देखें
कि एक वक्त था कि लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। हमें PTCL पे कॉल आती थी कि भाई ये क्या चीज़ होती है। आज आप किसी पार्क में चले जाएं, सिर्फ लाहौर में नहीं, पाकिस्तान के किसी पार्क में चले जाएं, बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद, बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, हर एज के ख़वातीन जो हैं वो बड़ा अच्छा करवा रही हैं। बड़े बड़े ऐसे जो हैं बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं। तो ये देख के एक चीज़ को बड़ा मुझे खुशी मिलती है कि ये एक ऐसा काम था जो अभी आपने शुरू में बताया कि इंसान के अंदर एक ठहराव, योगा आपके अंदर एक ठहराव भी लाता है। आपकी बहुत सी आपके जो लोग होते हैं ना, जैसे बिल्कुल ही आप समझते हैं कि उनमें गुस्सा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे मतलब कंट्रोल ही ना करना, सेल्फ कंट्रोल बिहेवियर होता है उनका, और सेल्फ कंट्रोल उन पे नहीं होता, पेशेंस नहीं होती। योगा आपके अंदर ये चीज़ भी लाता है। ठीक है। और जो चीज़ फ़ायदे वाली होगी, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये डायरेक्ट आपकी बॉडी को फ़ायदा देता है। ओके। आप फिटनेस के लिए भी योगा कर सकते हैं और अपनी डिजीज़ क्योर भी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी, अव्वल तो ये होता है कि अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो बीमारी को ये आने ही नहीं देता। लेकिन इसको इतना फिर अंडरमाइन क्यों किया जाता है कि अगर ये बीमारियों के लिए भी इतना अच्छा है, ये फिटनेस के लिए भी इतना अच्छा है, फिर इसके साथ कुछ चीज़ें ये भी लिंक्ड अप की जाती है वसीम साहब के योगा से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देर से आते हैं। जैसे अगर हम जिम जा रहे हैं, 1 महीने में आपको थोड़े बहुत उसके विजिबल इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। योगा आप कर रहे होंगे तो उसके देर पा इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो बहुत देर बाद आते हैं, लेकिन देर बाद तक रहते हैं। ये भी आप देखें कि उसका जाना भी जो है, लेकिन इतना लेट नहीं होता। देखें आजकल हर आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, तो जिम में भी मैं कहूँगा कि एक वक्त लगता है। अगर आप कोई स्टीरॉयड नहीं लेते, अगर आप कोई ऐसा चीज़ नहीं यूज़ करते तो फिर वक्त लगता है। हर अच्छी चीज़ को आप देखें, मेहनत और वक्त लगेगा। बेशक। हर ऐसी चीज़ होगी जिसको मतलब बहुत ओवरनाइट होगा, उसमें जो है ना उसके नुकसानात भी होंगे। तो योगा इतना भी टाइम नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं विदिन 10 to 15 डेज आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना, यस आपको मतलब रिस्पॉन्ड करती है। आप देखते हैं आपका उठना बैठना, आपका बात करना, आप ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ज़्यादा फ्रेश हो गए हैं, आपके वर्किंग आवर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। जी हाँ, ठीक। तो कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में, आप 60s में हैं तब भी आप शुरू कर सकते हैं, आप 6 साल के आप तब भी शुरू कर सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई हमें एक्सरसाइज या योगा सेकंड एक मैंने ब्रीदिंग किया जो आपने थ्रू नोज इनहेल करना है, और सेकंड आपने नाक से सांस लेना है, थ्रू नोज इनहेल और थ्रू नोज ही एक्सहेल। यूं आप बैठेंगे, ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं, एंड 1 और ये 2 तो सब शुरू करें ना, जो एक बेसिक लेसन है, और इसको अभी 3-4 टाइम्स करें, और 8-10 दिन के बाद इसको 10-10 दफ़ा आप करना शुरू कर दें, और ये आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा। और आपको अगर आप फ़ौरन अभी करेंगे तो थोड़ा आपको फील होगा जैसे ब्लड सर्कुलेशन जैसे थोड़ा सा तेज़ होगी। बाकी आप इसमें स्ट्रेचिंग होती है, जैसे जो वर्किंग है उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग यूं बैठते हैं, यूं काम करते हैं, उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है। तो सिंपल ऐसा बैठ के अपनी आंखें बंद कर लें, और नेक एक्सरसाइज लाजमी करें। उसमें नेक एक्सरसाइज सांस रोकना नहीं है आपको, सिंपल आपको नेक डाउन करना है, फिर यहीं से राइट साइड पर, फिर यहीं से बैक, और अच्छा फील करना है, और फिर लेफ्ट, और फिर डाउन, और फिर अप, 3 टाइम्स ईच साइड जो है आपको ये करना है। और आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। और आपका ये मसल्स भी, क्योंकि अक्सर आप होते हैं कि थक गया हूँ काम करके, और अगर आप इसको करते रहेंगे, एक और चीज़ भी, अगर ये जो वर्किंग है ये करते रहेंगे तो उनको सर्वाइकल नहीं होगी। और अगर नहीं करेंगे तब आपको होगी, फिर डॉक्टर आपको बोलेगा कॉलर लगाएं, आप ये बात कैसे करें, तो आप उस तरफ क्यों जाएं। देखिए एक सिंपल है, कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। तो आपको हर एक को अपने लिए 5-10 मिनट, आधा घंटा भी निकाल सकते हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा सबको एडवाइस है। मैं उन सारे जितने इस टाइम पाकिस्तान में, दुनिया में हमारे जितने पाकिस्तानी हैं या दूसरे हैं, मैं उनको इस बात का मतलब सलाम पेश करता हूँ जिन लोगों ने इस
आर्ट को अभी भी लेके चल रहे हैं। मैंने तो एक चीज़ को लाया और उसको इंट्रोड्यूस कराया, अब उसको जो आगे लेके चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को लिए मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, सब हैं। और मेरे लिए सब एक खुशी का है कि ये आर्ट आगे जा रहा है, ये चीज़ है। मतलब ये लोग अब अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दिए हैं ना। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर आप इस तरह की चीज़ों में, अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हैं, आप योगा के थ्रू भी अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर वसीम ताई मौजूद थे। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब, पेशाब का बार बार आना, जलन होना, दर्द होना या मसाने की कमज़ोरी, ये ऐसे मसाइल हैं जो छोटे नज़र आते हैं मगर इंसान की ज़िंदगी को शदीद मुतासर करते हैं। नींद का ख़राब होना, रोज़मर्रा सरगर्मियों में रुकावट और शर्मिंदगी जैसे मसाइल इसके साथ जुड़ जाते हैं। मगर क्या इन तकालीफ का कोई ऐसा इलाज है जो कुदरती हो, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और मुस्तकिल राहत भी हमें दे सके? आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर पेशाब के मुख्तलिफ अमराज का आजमूदा देसी और मौसर इलाज क्या हो सकता है। सिर्फ चंद सादा एहतियातें करनी है और जो कुदरती नुस्खे हैं वो आपको दोबारा एक पुरसुकून और सेहतमंद ज़िंदगी दे सकते हैं। तो इस पर हमने बात करनी, इस पर बात करने के लिए हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है। तो उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। हकीम साहब, आज बात हमने करनी है कि बहुत से लोग हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि बार बार पेशाब आता है, मसाने की कमज़ोरी है या बहुत ज़्यादा जलन होती है। जी जी, ये किन बीमारियों की या किस इन्फेक्शन की इंडिकेशन हो सकती है, अलामात हो सकती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पेशाब का बार बार आना या तकलीफ़ से आना, ये मुख्तलिफ बीमारियों की मुश्तरका सिम्टम है। ओके। सम टाइम ये होता है कि यूटीआई में इन्फेक्शन होती है ट्रैक के अंदर, और वो इन्फेक्शन की कई वजूहत हैं। एक गलत जगह पेशाब कर लिया आपने, अच्छा, जहाँ पहले कोई ऐसा बंदा पेशाब करके आया है वाशरूम में या कमोड में जहाँ उसने उसको वेस्ट नहीं किया, तो उस सूरत में दूसरा बंदा वहाँ चला जाएगा तो वहाँ से भी ये जरासीम लग जाते हैं। ओके। दूसरा, फंगस इन्फेक्शन, जब आपकी बॉडी में फंगस बहुत बनती है तो उस सूरत में भी यूटीआई के इश्यूज आते हैं। अच्छा। तीसरे नंबर पे आपके स्टोन, पथरी, जिन लोगों में पथरी की इश्यूज हों, अगर वो पथरी ट्रैवल करके यूरिथ्रा में आती है तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन का खदशा है, वो जाहिर बात है खराज पैदा हो जाती है। और चौथी जो इसमें चीज़ है वो आपकी खुराक की बेतदाली है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। अच्छा। और उसमें यह कि लुब्रिकेशन चीज़ें नहीं खाते और जंक फूड खा रहे हैं, पानी का इंटेक कम है, उस सूरत में भी यूटीआई की इन्फेक्शन का खदशा है। अच्छा, अब जैसे आपने एक बड़ी बात की है कि फंगस आपकी बॉडी में हो जाती है, तो ये फंगस कैसे हमारी बॉडी में हो जाती है और इसका कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है? फंगस बेसिकली फफूंदी है। अच्छा। आप देखें, जैसे कोई फल है आप लेके आते हैं, हाँ। उसको अगर आप एक नॉर्मल पीएच में नहीं रखेंगे, सही, तो वो फल जो है खराबी की तरफ जाएगा और उसमें फफूंदी लग जाएगी, फंगस लग जाएगी। ओके। इसी तरह हमारी आंतों के अंदर जब अनडाइजेस्टेड फूड, जो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है, हाँ। कि आपके बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसने एक प्रॉपर टाइम में उसको हजम होना है, और जो गैर हजम शुदा खुराक है वो आंतों के अंदर डिपॉजिट होती है, लेकिन उसने भी एक मखसूस वक्त में आंतों में रहना है और उसके बाद उसका आंतों से निकलना आपको मुख्तलिफ बीमारियों से पाक साफ रखता है। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड अगर वहाँ तादेर पड़ा रहेगा तो वहाँ फंगस का खदशा होता है, तो वो फंगस बढ़ती बढ़ती आपकी इंटेस्टाइन से ट्रैक में, ब्लैडर में जाने, और ये वो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ बहुत जल्दी कैरियर होता है जो फंगस का पेशेंट है। ओके, तो इसलिए एहतियात करना बड़ी ज़रूरी है। जी एब्सोल्युटली। अगर किसी को बार बार पेशाब आता है तो वो क्या करे? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। एक दवाई है तबाशीर, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जी। तबाशीर, एक तबाशीर ले लें, एक छटांग, और एक छटांग कासनी, तुख्मे कासनी, कासनी के बीज, इन दोनों को पिसवा के हाफ टी स्पून सुबह शाम इस्तेमाल करें। शरबत बजूरी की हमला। अच्छा। अब ये हमारे पास शरबत बजूरी भी मौजूद है, ये देखें, ये शरबत बजूरी है, ये कराबादीनी है, ये हर जगह से मिल जाता है। तो ये पानी में 2-3 चम्मच मिलाएं और उसके साथ ये हाफ टी स्पून सफूफ इस्तेमाल करें। जिन लोगों में यूटीआई की इन्फेक्शन है, पेशाब जल के आता है या उनको पेशाब में हीट महसूस होती है, आप एक हफ्ता इस्तेमाल करने से उनके पेशाब के जुमले अमराज से
वो उन्हें अल्लाह पाक शिफा याबी अता फरमाएगा। ठीक है, ये मसला हल हो जाएगा। जी, ये दोनों चीजें, ये दोबारा बता दूं कि तुख्म कासनी और तबाशीर, ये दोनों चीजें आपके जिगर के जो मसाइल हैं, इंजाइम बढ़ जाते हैं, LFT डिस्टर्ब होते हैं, उसमें भी मुआवन साबित होते हैं। और UTI ब्लैडर के और मसाने के जो इन्फेक्शन है, उसके अंदर जो पेशाब रुक रुक के आना है गर्मी की वजह से, उसको भी ठीक करते हैं। ठीक है, ये उसके लिए इलाज है। जी, इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास एक चीज मौजूद है जो अमूमन घरों में होती है, जीरा सफेद। सफेद जीरा, सफेद जीरा अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा। और ये आपकी बॉडी में, जैसे आप कहते हैं ना कि लिवर आपकी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट करता है, जिसके अंदर ब्लड का थिकनेस को कंट्रोल करना है, pH लेवल कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड क्लॉटिंग। ये अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत बनाई है कि अगर आप किसी भी दुनिया के कोने में है तो जीरा सफ़ेद तो आपकी किचन रेसिपी है। हाँ जी, ऐसे ही। आप 1 टीस्पून, बच्चे 1 टीस्पून, बड़े 1 टेबलस्पून रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह निहार मुंह छान के पून के सिर्फ पानी पीना है। अच्छा। और आप इमेजिन करें, अगर वो समझते हैं कि किसी भी कंट्री में और वहाँ डॉक्टर उनकी अप्रोच से दूर है, हाँ। तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर UTI की इन्फेक्शन ये जीरा सफ़ेद भी ख़त्म कर दें। ओके। यानी हर्बल के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जिसको आप खुद जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और ये सेफ साइड चीज़ें हैं, ये कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें आप हेजिटेट होंगे। ये अल्लाह की कुदरती चीज़ें हैं और ये हमारी किचन रेसिपी है और हमारे खानों की जीनत भी है। ठीक है। तो ये हमारे दूसरी चीज़, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। सिर्फ जीरा ही आपने रात को उसको भिगो के तो सुबह छान के वो पानी पी लेना है। हाँ, वो पानी पीना है, निहार मुंह पी लेना है। हम सुबह निहार मुंह पी लें। ठीक है। और इसमें जो हमारे 15, 16, 20 साल से छोटे हैं वो 1 टीस्पून डाल लें। ठीक है। और जो हमारे बड़े लोग हैं 40, 50, 60, वो 1 टेबलस्पून डाल लें, ताकि उनकी जो यूनिवर्सल डोज है उसको प्रॉपर मिल ले। अच्छा, एक और यूरिन इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। जिसके अंदर आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। तो उसके लिए भी तिब के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये मैं अभी आपको बता दूँ। जी, ये है अफसन-3। अच्छा। अफसन-3 ये जड़ी बूटी है। अफसन-3। अच्छा। ठीक है। और दूसरी जड़ी बूटी है, इसको हम कहते हैं चरायता। आपने सुना होगा बचपन में वालदैन बच्चों को चरायते का पानी पिलाते थे दानों के लिए, फोड़ा फिंसी के लिए। चरायता। ठीक है। ये दोनों चीजें। और तीसरी चीज इसमें हल्दी है, जो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। हल्दी भी आपको पता कॉमन है, वो तो घर में ही मौजूद होती है ना। हाँ। अच्छा, इनको आप बराबर वजन लेके चरायता और ये अफसन-3 और हल्दी, ठीक है, इनको आप बराबर वजन लेके ग्राइंड कर लें, घर पे पिसवा लें। और 1/2 टीस्पून सुबह शाम, शरबत बजूरी अवेलेबल है तो इसके साथ, नहीं तो सादे पानी के हमरा। तो इंशाल्लाह जिन लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है UTI के अंदर, जो एंटीबायोटिक नहीं खा सकते, और एंटीबायोटिक आपको मजे की बात बताऊं, वो आपके बाकी ऑर्गन्स को भी जो है ना वो डैमेज करती है। एंटीबायोटिक चूंकि आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपके नमकियात का इखराज होता है, वो अलग कमजोरी करते हैं, और जो एंटीबायोटिक है उससे एक अलग कमजोरी होती है। तो इंशाल्लाह ये तीनों चीजें आपके बैक्टीरिया को किल करेंगी। आप ये, लेकिन इसको आपने 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करना है। अच्छा, और ये बच्चे भी खा सकते हैं बिकॉज़ उनमें भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। बच्चों को अगर आपने इसका एक्सट्रैक्ट कहवा बना के दे दें, पाउडर जरा कड़वा होता है, ठीक है, तो इसको आप कहवा बना के उसमें शहद मिला लें। ठीक है, ओके, बच्चों को दे, ताकि वो जायका उसका बच्चों के लिए पीने के काबिल हो जाए, क्योंकि इसमें करवाहट होती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो पेशाब के हवाले से ना, इसमें अच्छा, जिनका मसाना कमजोर होता है वो भी यही सारी चीजें खा सकते हैं, पी सकते हैं? उनके लिए कोई अलग तो नहीं है चीजें? जिनका मसाना, हाँ जी, कमजोर होता है जी, नहीं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हर किस्म के मर्ज में आप ले सकते हैं। ठीक है, UTI का कोई भी आपका इन्फेक्शन है, लेकिन मसाना कमजोर बाज़ औक़ात सर्दियों के अंदर लोगों को पेशाब कैंसर से आता है। उसके अंदर हमारे पास, मैं वो भी बता दूं आपको कि ये सफेद तिल है। ठीक है, सफेद तिल, ओके। सफेद तिल और शक्कर, ये देखें देसी शक्कर है, देसी शक्कर और सफेद तिल, बस ये सिंपल 2 चीजें हैं। इन दोनों को हम वजन लेके, ठीक है, और आप जो है ना आधी चम्मच के सफेद तिल और आधा चम्मच शक्कर मिक्स कर लें, 1 चम्मच होगा, ये 1 चम्मच सुबह शाम खा लें। ठीक है। तो जिन लोगों को सर्दियों के अंदर बार बार पेशाब आता है या ठंड की वजह से पेशाब आता है, तो ये ब्लैडर के मसल्स को तकवीयत देगा और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो नॉर्मल होगी और बार बार पेशाब नहीं आएगा। ठीक है जी, ये सारे UTI के हवाले से, हाँ, UTI के हवाले से भी मैंने बता दिया, इन्फेक्शन को भी क्योर करेंगे, और प्लस आपके जो मसाने के ब्लैडर के मसल्स हैं
उसकी वजह से जो मामला है वो भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया है कि घर के किचन में ही ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनसे आप अपने इस यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है, आपको बार बार पेशाब आता है या जलकर पेशाब आता है या आपका मसाना कमज़ोर है, बच्चों में ये प्रॉब्लम होती भी है, बड़ों में भी होती है, तो उनके लिए ये सारे नुस्खे जो घर में मौजूद है आपको हकीम साहब दे के जा रहे हैं। तो हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और ये चीज़ें आपने हमें बताई हैं। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, चूँकि आज वीकेंड है और वीकेंड पे हमारी कोशिश यही होती है कि जनाब थोड़ा सा हल्का फुल्के जो टॉपिक्स हैं ना वो आपके लिए लेकर आए जाएं ताकि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरे और हमारा वीकेंड भी अच्छा गुजरे। तो अब हम आपको बताएंगे कि कुछ टिप्स देंगे मेकअप के हवाले से। ख़ासतौर पर ख़वातीन को आपको पता है बड़ा शौक़ होता है मेकअप करने का, बनाओ सिंगार का, और वैसे भी ख़वातीन को जचता है ना कि वो खूबसूरत नज़र आएँ, वो तैयार हों, किसी भी मौके पे आपने गेट टुगेदर में जाना है तो आप अच्छे नज़र आएँ। तो हमने आपको पहले भी सिखाया है कि किस तरह आपने ब्राइडल मेकअप करना है, या अगर आप ब्राइड बनना चाह रही हैं तो आप किस तरह का मेकअप करवा सकती हैं। आज थोड़ा सा हम कैजुअली जो है ना तैयार होना सीखेंगे कि अगर आपने स्मोकी मेकअप करना है, बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनको पसंद होता है कि वो आंखों को ज़रा वाइब्रेंट रखें, स्मोकी मेकअप करें और जो उनके लिप्स हैं वो थोड़े से न्यूड की तरफ जाए, और ये चल भी रहा है आजकल, नो मेकअप लुक भी चल रही है। तो आज हम आपको वो करना सिखाएंगे। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ समीना जी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो हमें डेमो भी करके बताएंगी और दिखाएंगी भी ताकि हमें पता चल जाए कि कैसी कैसी जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ होती है और किस टेक्निक के साथ हमने ये मेकअप करना है। तो समीना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज स्मोकी मेकअप करने जा रहे हैं हम जी, कैजुअल मेकअप करेंगे जो कि आजकल के वेदर के हिसाब से भी थोड़ा सा दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी लुक भी चेंज रख सकते हो और इस वेदर को भी निकालें और अपने जो आजकल छोटे मोटे फंक्शंस आ रहे हैं वो भी आप गेट टुगेदर है अगर, या आपने शादी पे भी जाना है, कोई इवेंट अटेंड भी करना है तो उसमें भी आप इस तरह का कैजुअल के लिए भी और मॉर्निंग में भी आप दोनों तरह चला सकते हैं उसको। तो ये खासतौर पर अगर स्मोकी मेकअप की बात करें तो ये किन लोगों को ज़्यादा सूट करता है? एक्चुअली स्मोकी मेकअप जो है ना कैरी करने का, अच्छा, कोई भी चीज़ है, ड्रेस है, कुछ भी है, आप बाल हैं, जब तक आपको कैरी करने की कोई चीज़ आएगी आप किसी चीज़ को भी हैंडल नहीं कर सकते। एक तो ये कि छोटी आंखों पे भी ये चल जाता है, बड़ी आंखों पे भी चल जाता है, और ये आपको ना ज़रा मॉडर्न सी लुक दे देता है। तो ये काफ़ी बेहतर रहता है कि अगर आपका माइंड नहीं आ रहा किसी तरफ और आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता तो आप स्मोकी आइज करके इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली जा सकती हैं। बिल्कुल। तो फिर आइए, हम चाहते हैं कि साथ साथ फिर स्टार्ट भी कर लें, आप हमारी मॉडल के ऊपर डेमो भी देना शुरू करें ताकि हमें पता चल जाए, और साथ साथ आप बताएं भी कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं और टेक्निक ख़ास तौर पर क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारी जो बच्ची है इसके बेस तो हमने हल्की फुल्की लगाई हुई है टाइम शॉर्टेज की वजह से। ठीक है। अब हम इसको क्योंकि इसने येलो पहना हुआ है तो ये हर ड्रेस के साथ कैरी भी कर सकते हैं, किसी भी कलर के साथ, क्योंकि स्मोकी आइज का मतलब है कि थोड़ा सा स्मोक की तरफ जाता है, हल्का सा स्मोकी कलर की तरफ। आंखें हैं ना वो थोड़ी सी कह ले, जैसे स्मोकी आइज ज़्यादातर कहा जाता है कि जी काली आंखें होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को काली आंखें जो है ना वो पसंद भी और सूट भी करें। बिल्कुल, ये सूट करने का और कैरी करने का, जैसे समीना जी ने कहा है, बहुत इफेक्ट पड़ता है इसमें कि आप कैरी किस तरह करते हैं किसी भी चीज़ को। तो इसमें आप ब्लैक स्मोकी में जाएंगे या ब्राउन स्मोकी में जाएंगे? नहीं, ब्राउन तो नहीं, हम थोड़ा सा इसको ग्रे सा करेंगे, ब्राउन और मिक्स करके, तो आपको इस तरह के कैजुअली भी चल सके और इवनिंग में भी। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करेंगे हम इसको, थोड़ा सा इसको हल्का रखेंगे। तो बहुत इजी वे में मैं बताऊंगी। ठीक है, आपने लैश वगैरह पहले ही लगा लेनी है ताकि आपको कंफर्टेबल हो। ये देखिए, ब्राउन और हमने ब्लैक को मिक्स कर लिया है। ओके। और सिर्फ लिड पे आपने लगाना है। अच्छा, पूरी आंख पे नहीं लगाना आपने? नहीं, सिर्फ लिड सिर्फ
सॉकेट पे लगाना है, आई सॉकेट पे लगाना है? जी बिल्कुल। ठीक है। ये आपने लगा के, बहुत आसान होता है और जल्दी से आप कर भी सकते हैं इसको। और ब्लेंड कर लेना है, हल्का सा इसको मूव करते जाएं, सर्कल्स में ब्लेंड करते जाएं। ठीक है। अभी ये आप ब्राउन और ब्लैक मिक्स करके लगा जी रही हैं? बिल्कुल। ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं कर रहे क्योंकि उसके कपड़े भी देख लें येलो हैं, और फिर हम ये दोनों तरफ, ये डे नाइट में दोनों ही टाइम यूज़ कर सकते। इसको थोड़ा लाउड कर लो तो आप नाइट में यूज़ कर लो। कि हल्का सा हम इसके साथ हल्का सा कलर देंगे ताकि ये बिल्कुल बैठ ना जाए। ओके। ठीक है। और इसकी लाइन को कलर कोई भी दे सकते हैं या कौन सा पिंक कलर दे देना? सकते हैं आप, हल्का सा ब्राउन, ऐसे कर सकते हैं आप, मतलब जो आपके कपड़ों के साथ थोड़ा सा बीच में आ रहा है। मतलब वो जो डेप्थ लाइन देनी है, जी लाइन नहीं आनी चाहिए जो आप लाइन को, लगा हाँ रहे हैं। जी, मर्ज करने ठीक के है। लिए हमने इसको बस थोड़ा सा, अब ये देखिए 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका और मेकअप, आपका जो आई मेकअप है वो जी, स्टार्ट बिल्कुल। हो जाएगा। अब क्या कर रही हैं आप? ब्लेंड कर लिए हमने सॉकेट ठीक है। लाइन जो है, तो अब हम आईब्रो के साथ हल्का सा न्यूड कलर टाइप लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, ताकि डिफाइन करे आईब्रो को भी वो। अच्छा। बिल्कुल वो मिक्स ना हो जाए कलर्स में। तो ये देखिए आंख साथ ही निकल आती है बाहर को। तो ये देखिए ना कितना इजी है ये, कि आप इजीली कर सकते हैं घर में। और अच्छा, फिर ये ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को जब मैं देखती हूँ ना करते हुए आई मेकअप, ख़ासतौर पर अगर उन्होंने ये स्मोकी किया हुआ होता है तो वो अलग अलग सारे शेड्स नज़र आ रहे होते हैं, वो सही तरह ब्लेंड नहीं किया होता, तो वो बहुत बुरा लगता है। बस आप जो आपकी सॉकेट लाइन है ना, हाँ। उसको अगर आप सर्कल में मूव करें, ये अच्छा। देखें सर्कल में मूव करें तो बड़ी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो जाती है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अच्छा। इसकी इजी जो वे वो यही है। और बहुत ज़्यादा एकदम से आप कलर्स बिल्कुल एकदम से ना लगा दिया करें ताकि आपको संभालना मुश्किल हो जाए। हल्का हल्का अपने हाथ पे लेके थोड़ा थोड़ा आपने बार बार लेके ब्लेंड करते रहना है। अब ये देखें आईब्रो और ये तीनों शेड्स ब्लेंड भी हैं और नज़र भी आ रहे हैं, और आंख भी खोलेंगे तो वो प्रॉपर अच्छी लगेगी। खोलें आंख, ये देखें सही है। ठीक है। ठीक है। यूजुअली कहा जाता है जी, जो जिनकी बड़ी आंख है ना उनको ये वाला आई मेकअप सूट करता है, छोटी आंख वालों को। नहीं, जैसे मेरी आंख छोटी है तो मुझे सूट नहीं करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा, आपको सूट करने का तरीका। और दूसरा ये मैंने आपको बताया कि ये हर आंख के लिए है। अच्छा। जो चाहती हैं कि आप अगर इसको मतलब कि मॉडर्न लुक चाह रही हैं और किसी कपड़े के साथ भी, कोई इसके साथ इंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा। और ये हर कपड़े के साथ जाएगा, हर तरह के आप प्रिंटेड पहन रहे हो, प्लेन पहन रहे हो, कलर्स का भी कोई वो नहीं है। तो इजी आपके लिए सबसे ज़्यादा मूव करना जो है और जल्दी से हो जाता है वो स्मोकी आईज है। सही है। अच्छा, अभी आपने आंखों के ऊपर और कुछ करना है? आंखों पे आप आईब्रो का लगाएंगे, हम अच्छा, ब्रश करेंगे ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज हम बहुत ज़्यादा नहीं शार्प आईज भी और फिर eyebrows भी ब्लश ऑन रखें। लगाते हैं, ठीक थोड़ी है। सी कंटूरिंग करते हैं, ओके। और फिर लिप्स का वो करके तो और आपको दिखाते हैं। जो इस तरह की आंखें होती हैं उसके साथ हम किस तरह के लिप्स लेकर जा सकते हैं? मतलब हमें ज्यादा देखो, कलर लगाना चाहिए या न्यूड लिप्स की तरफ जाना आजकल तो चाहिए? वैसे ज्यादा न्यूट है तो हम इसको भी न्यूट ही लगाएंगे, हल्का ओके। लगाएंगे, बहुत ज्यादा भी न्यूट नहीं कि ठीक है। बिल्कुल भी आपका फेस जो चपाट लगे, ब्लेंड लगे, वो बिल्कुल ही ना कुछ पता चले, लेकिन ठीक है। हल्के से डिफाइन होने चाहिए ठीक है। लिप्स। चले आप फिर इनको रेडी करें, फिर उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलती हूँ। तो आप जब कंप्लीट कर लेंगी तो फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी, ठीक। ठीक है जी। अब हमने कुछ कॉर्पोरेट के हवाले से बात करनी है, और आज हमने बात करनी है कॉर्पोरेट वैल्यूज़ के ऊपर कि कॉल ऑफ फेल का जो तजाद है वो क्यों होता है। यूजुअली हमारी आम जिंदगी में भी कॉल ऑफ फेल का तजाद पाया जा रहा होता है कि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, या फिर हर किसी की वैल्यूज़ अलग होती हैं, या किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं? तो इस पर बात करनी है। अहमद फवाद साहब हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहते हैं फवाद साहब आपको। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ के ऊपर हमने बात करनी है। यूजुअली तो आम जिंदगी में भी हम कॉल ऑफ फेल का तजाद
पाया जाता है इंसानों के अंदर भी, कॉर्पोरेट लाइफ में भी ये चीज़ होती है? जो आम जिंदगी में होता है वो वहाँ पर ज़रा प्रोफेशनल अंदाज में होता है लेकिन जो कॉर्पोरेट वैल्यूज़ हैं इसमें, ये असल में कॉर्पोरेट सेक्टर में इसलिए बहुत ज़्यादा इनको फोकस किया जाता है क्योंकि बिजनेस इसी की बुनियाद पे चल रहा होता है। जैसे कि कुछ कंपनीज वैल्यूज़ अपनी बनाती हैं, रिस्पेक्ट फॉर पीपल इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी इज़ द वैल्यू, और इसी तरह से कुछ करते हैं कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने नॉर्मल लाइफ में रखा होता है ना घर वालों ने कि सच बोलना है, दयानतदारी से काम करना है, ये वैल्यूज़ हैं हमारी नॉर्मल जो सोसाइटी में या घरों में होती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की वैल्यूज़ यूजुअली बिजनेस ओरिएंटेड होती हैं। अच्छा। तो जाहिर है कि उन्हें रेवेन्यू कमाना है और ज़्यादा अर्निंग करनी है, लेकिन उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर माइंडफुल ये होता है कि अगर आप वैल्यूज़ नहीं रखते किसी भी तरह की और बिजनेस करते हैं तो आपका इमेज इंडस्ट्री में बहुत बुरा हो जाता है। लेट्स से अगर आपने कोई वैल्यूज डिफाइन नहीं की कंपनी के अंदर, तो क्या होगा, लोगों को पता होगा कि ये फ्रॉड है, ये किसी भी तरह से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो फिर आप अपने आप को ब्रांड करते हैं कि हम, इसलिए वजह करना बहुत जरूरी है कॉर्पोरेट वैल्यूज। जी जी जी, बहुत जरूरी है। और फिर उनको कॉर्पोरेट वैल्यूज ना सिर्फ ये कि वजह की जाती हैं, इनका असल में जो गैप है ना, जो जिसकी वजह से हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं, गैप ये है कि वो अमूमन 3 से 5 वैल्यूज़ कंपनी डिफाइन करती है। अच्छा। और वो डिफाइन करती हैं यूजुअली 5 साल के लिए कि अगले 5 साल हम इन 5 वैल्यूज़ को या 3 वैल्यूज़ के मुताबिक ऑपरेट कर रहे होंगे। सही। अब वैल्यूज़ तो एक इनविजिबल चीज़ है ना, मतलब आप कहते हैं कि सच बोलो तो वो कितना नज़र आएगा सच बोलता हो कि बंदा, और झूठ उसमें मिला देगा तो कितना मिलेगा। और बिजनेस में इसकी क्यों कोई शामिल करे, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर तो मेनली वेस्ट से आया हुआ होता है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो ये इसलिए डिफाइन किया जाता है, सच एज अगर मैं कहूँ कि ट्रुथ एक कंपनी की कॉर्पोरेट वैल्यू है, तो ये आम जिंदगी में भी है। वेयर एज हम देखते हैं कि कई जगहों पे तो हम झूठ बोल के बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, अपने फायदे निकलवा लेते हैं झूठ बोलकर, लेकिन कंपनी फिर क्यों इंसिस्ट कर रही है कि सच बोलो, इंटरनली भी और कस्टमर के साथ एक्सटर्नली भी। तो उसकी वजह ये है कि कंपनी कहती है कि आप जब कस्टमर के साथ सच बोलेंगे तो आप असल में कंपनी की क्रेडिबिलिटी को बेहतर करेंगे। जब कस्टमर की नज़र में क्रेडिबिलिटी बेहतर होगी तो रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। तो नेचुरली आपको जो कस्टमर के साथ सच बोलना है, तो ये एक हैबिट है। सही। ये कैसे डेवलप होगी, जब आप एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे और ट्रुथ के साथ बात करेंगे। तो दैट इज़ द सीक्वेंस। दिस इज़ एग्जैक्टली वाई मुनीबा कॉर्पोरेट सेक्टर ख़ास तौर पे एनुअली, मोस्टली कंपनीज एनुअली उन जो कॉर्पोरेट वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर सेशंस रन करते हैं। तमाम अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप टू बॉटम सब एम्प्लॉयज़ उसको अटेंड करते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि ये बिहेवियर में किस तरह से शो होगी। यानी अगर आप सच बोलते हैं, लेट्स रिस्पेक्ट फॉर अब एक बंदा जो आम जिंदगी में सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है और कॉल ऑफ फेल में तजाद है, तो वो अगर वहां पर चला जाता है एज एन एम्प्लॉय कॉर्पोरेट सेक्टर में जहां पर सच बोलना कंपलसरी है, उनकी वैल्यू में शामिल है, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल इस तरह से हो जाएगा। देखो एक बड़ी सादा सी चीज़ है, जिस कंपनी में कॉर्पोरेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी मौजूद है ना, वहाँ पर वैल्यूज़ के साथ जिंदा रहना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो कई कंपनीज में अकाउंटेबिलिटी इज पार्ट ऑफ द वैल्यू। अकाउंटेबिलिटी क्या है, मसलन मुझे आदत है लेट्स से कि झूठ बोलने की, तो मैं कंपनी में भी झूठ बोलूंगा, कभी अचानक बीमार हो जाऊंगा, कभी कोई खुदा न खास्ता दादा नाना मार दूंगा छुट्टी करने के लिए, वगैरह वगैरह। सही है। तो मैं जब कस्टमर से कर रहा हूँ तो मैं मिस कमिटमेंट्स कर रहा हूँ। उसको जो कहूँगा कि कल आपका काम हो जाएगा, तो कल नहीं परसों होगा। तो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, आपकी एमएनसी है, तो वो कस्टमर या कोई भी एक कस्टमर जिससे आपने मिस कमिटमेंट की है, वो आपके बॉसेस को जरूर ढूंढ कर अप्रोच करेगा। आपका जो ग्लोबल अगर कंपनी है उनको जरूर अप्रोच करेगा, एंड यू विल बी अंडर हॉट वाटर्स। तो हो सकता है 6 दफ़ा आपका झूठ बिक गया हो, लेकिन जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर होगा क्या, ये मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। देखें, कंपनी जब एम्प्लॉयज़ को फायर करती है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उसकी 2 वजूहत होती हैं, वन इज़ परफॉर्मेंस, वन इज़ वैल्यूज़। तो अगर कंपनी ने ये देख लिया कि आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो वो इंश्योर करते हैं कि आपको सिखाया जाए। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स होते हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट होती हैं, वो उनके मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स होते हैं। सीनियर के साथ बिठा दिया, उसको बता दिया कि 3 महीने आपके पास, तो 3 से 6 महीने का टाइम आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इन कॉर्पोरेट सेक्टर। वो खड़े खड़े परफॉर्मेंस पे फायर नहीं करते। लेकिन अगर आपने किसी एम्प्लॉय को मुक्का मार दिया, अगर आपने किसी कस्टमर के साथ ब्लफ किया और वो नजर आ गया,
अगर आपने कंपनी के साथ जो इंटरेस्ट है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, यानी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और साथ ही मैंने एक अपना भी बिजनेस रन किया हुआ है जो यहाँ के इक्विपमेंट को मैं यूज़ करते हुए चला रहा हूँ। सही है, दिन के वक्त मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जब ये बंद है सारा तो मैं 4 लोगों को बुलाता हूँ कि चलो यार यही सेट, यही जगह, यही सब कुछ करते हैं और हम एक अपना प्रोग्राम रन करते हैं। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रिसोर्सेज मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ तो कंपनी उस पर कोई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान नहीं देती, दैट इज इमीडिएटली फायर्ड। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप कॉर्पोरेट वैल्यूज को फॉलो नहीं करते एज एम्प्लॉइज तो यू गेट फायर्ड इमीडिएटली। ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का कॉर्पोरेट सेक्टर टाइम दे देता है, देती है, लेकिन वैल्यूज के ऊपर करने का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। लेकिन ये वैल्यूज ट्रू नॉर्थ कैसे बनती हैं? अब ये ट्रू नॉर्थ क्या है, होता क्या है? अच्छा, ट्रू नॉर्थ कहते हैं जैसे वो होता है ना कुतुब नुमा, जिसके जरिए हम रास्ता तलाश करते हैं कि नॉर्थ कहाँ पे है। यूजुअली हम यहाँ पर पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं खाना काबा का रुख देने के लिए। तो मेनली आप देखें तो उस पर एरो बना हुआ होता है, वो नॉर्थ को कर रहा होता है, वो इनफैक्ट आपको सही रास्ता बता रहा होता है। तो वैल्यूज आपको सही रास्ता कैसे बनाती है, ट्रू नॉर्थ कैसे बनती है, वो इस तरह से कि जब आपने ये डिफाइन कर लिया कि रिस्पेक्ट फॉर पीपल को इंश्योर करना है तो आपकी जो इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा वो भी एक पॉजिटिव होगा। और आपके जो जिसको कहते हैं 2 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, गुड प्रॉफिट और एक बैड प्रॉफिट। ठीक है, गुड प्रॉफिट वो है जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपको इतना वैल्यू करेगी तो आपसे हम 15 रुपये चार्ज करेंगे, सही है। लेकिन अगर मैंने ऐसा आपका किया कि ये आपको कहा कि ये तो 50 रुपये होंगे लेकिन मैं कम आपको करके 35 रुपये में दे रहा हूँ और आपने ख़रीद तो लिया मजबूरी में, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है और वो प्रोडक्ट घर पे जाके टूट भी गई, तो आप कहेंगे यार पैसे भी ज़ाया किए, जाकर उस बंदे की बातें भी सुनी, काम भी ख़राब किया, तो व्हाट आई एम अर्निंग फ्रॉम इट। तो दिस इज़ बैड प्रॉफिट। आपने कस्टमर के साथ ब्लफ करके, झूठ बोल के, उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ के कमाई की, तो दैट इज़ बैड प्रॉफिट। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि ट्रू कॉर्पोरेट सेक्टर है वो माइंडफुल है कि बैड प्रॉफिट अर्न नहीं करने, गुड प्रॉफिट अर्न करना है। तो वंस ये जो ट्रू नॉर्थ वाली साइड, तो ट्रू नॉर्थ उसी साइड पे आपको दिखाएगा जो कि आप उन वैल्यूज पे चलते हुए अगर अर्न कर रहे हैं गुड प्रॉफिट तो आपका वो ट्रूथ नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप बैड प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं तो देन यू आर नॉट फॉलोइंग दैट। लेकिन इसमें आप मुझे ये बताइए कि कॉर्पोरेट वैल्यूज पर लीडरशिप का क्या किरदार है? और क्या होना चाहिए उसका किरदार? लीडरशिप हैज टू वॉक द टॉक। अगर लीडर्स आपकी कंपनी के सीईओ से लेके आखिरी पीपल मैनेजर तक वैल्यूज को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेट्स से एक कंपनी है, रिस्पेक्ट फॉर पीपल उसकी है वैल्यूज, और उनके लीडर्स की आदत है शाउट कर देना। वो जब भी बैठते हैं तो कहते हैं जी मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगा, तुम्हें फायर कर दूंगा, तुम्हें फायर कर दूंगा, तुम काम नहीं करते। तो भाई आप शायद फायर कर सकते हो, रिस्पेक्ट फॉर पीपल नहीं है तो जितने आपके नीचे काम करने वाले हैं उनमें से कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना आपकी ना ही अपने साथियों की। तो एक शाउट करने का कल्चर, बदतमीजी का कल्चर डेवलप हो जाएगा। फिर आप जितना मर्जी दीवारों पे लगा के रखें कि रिस्पेक्ट फॉर पीपल हमारी वैल्यूज है, इट विल नॉट वर्क। तो लीडरशिप की कमिटमेंट अगर नहीं है विद वैल्यूज तो कंपनी कल्चर में कभी भी नहीं आएगा, जो मर्जी कर लें आप। एम्प्लॉयज़ खाली अगर मैं कहूँ जो बिल्कुल लास्ट ईयर के एम्प्लॉयज़ हैं वो जो मर्जी कोशिश कर लें वो नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते जब तक के लीडरशिप की कमिटमेंट नहीं है। और इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स इज द सीईओ। सही। अगर सीईओ सच नहीं बोल रहा, इनोवेशन की तरफ नहीं आ रहा, माइंडफुल नहीं है तो फिर बाकी लोग कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, इनके ऊपर अमल करते हुए खासतौर पर अगर एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ की बात कर ली जाए, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ की, तो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती है अगर वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो? यकीनन बेहतर होती है। देखें जहाँ पर भी कोई ऐसा वैल्यूज़ में तजाद होगा जो आपने शुरू में बात की कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो नेचुरली बिजनेस में वो कैसे लॉस आएगा बिजनेस के अंदर। और वो बैड प्रॉफिट अगर आप वक्ती तौर पे लेके आ भी रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। तो जब एक लीडरशिप भी उसके ऊपर कमिटेड है कि हमें वैल्यूज़ के साथ चलना है और उसके साथ एम्प्लॉयज़ भी हैं और वो अलाइंड है, तो अलाइंड तो आप देखें गब्बर सिंह भी जब अलाइंड था अपने लोगों के साथ तो वो भी बड़ा काम कर रहा था। तो आप अगर नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव साइड की तरफ भी जा रहे हैं और अलाइंड हैं तो आप परफॉर्मेंस देंगे। तो अगर आप उसको इमेजिन करें कि अगर आप वैल्यूज़ के साथ चल रहे हैं और अलाइंड हैं तो कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी। तो ऐसी कंपनीज को मैं जानता हूं जिनके साथ मैंने काम किया कि वो 100% अगर उन्होंने टारगेट रखा हुआ था तो उनकी अचीवमेंट 500%, 600% तक गई और उन्होंने 3-4 गुना कंपनी में इजाफा किया। और ऐसी भी कंपनी के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने एज कंसल्टेंट मुझे जब बुलाया तो मैंने डिस्कशन की
तो जो CEO था, मैंने उनसे ऐसी बात की, मैंने कहा जी ये तो जो आप बातें कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयज़ के, परफॉर्म नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं है वगैरह वगैरह, ये तो वैल्यूज़ का हिस्सा होना चाहिए, तो आपकी कंपनीज की वैल्यूज़ भी होंगी। वुड यू बिलीव निभा, उन्होंने कहा हाँ वैल्यूज़ यहाँ पड़ी हुई थी, मेरा ख्याल है शायद वो मैंने वैल्यूज क्या है उसको पता था कि है क्या, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ पे और कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो अब इमेजिन करें जब CEO को ढूंढनी पड़ रही है वैल्यूज़, और वो बात करता है तो बदतमीजी कर रहा है। तो एटीट्यूड में होनी चाहिए, उसके एप्टीट्यूड में होनी चाहिए, बिहेवियर में होनी चाहिए वो वैल्यूज। एग्जैक्टली, चलते फिरते हुए लोगों को नजर आए कि ये बंदा है जो इन वैल्यूज को ही हैज टू बी पर्सोनिफिकेशन ऑफ दोज वैल्यूज। तो अगर वो नहीं है तो यू आर गॉन। आपका हो सकता है बैड प्रॉफिट्स की वजह से 1 2 3 4 साल आप चल जाएं, एक बुरे कल्चर में हो सकता है 10 साल भी आप निकाल जाएं, लेकिन आप MNC नहीं बनेंगे, आपका एक्सपेंशन नहीं होगी वो वाली जो कि आप इमेजिन करते हैं कि मेरे बच्चे भी चलाएं इस बिजनेस को और उसके बच्चे भी चलाएं, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो हम अहमद फवाद साहब से बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट वैल्यूज़ क्या होती हैं और किस तरह उनके ऊपर अमल किया जा सकता है, एम्प्लॉयज़ को उससे क्या फ़ायदा पहुंचता है और कंपनी को उससे क्या फ़ायदा पहुंचता है। तो अहमद फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्या आप आए। और समीना जी ने भी हमें आज ज्वाइन किया था, हमें मेकअप करना, कैजुअली मेकअप करना सिखा रही थी। समीना जी थैंक यू सो मच कि आप भी आई और आपने हमें करना सिखाया। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान दुनिया के उन 5 बड़े ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान शदीद माहौलियाती तब्दीलियों ने न सिर्फ शहरी बल्कि देही ज़िंदगी पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं, जिनमें साफ़ पानी की किल्लत है, ज़रई पैदावार में कमी है, खुराक की किल्लत और तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान भी शामिल है। अब पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी का 55% से ज़ायद हिस्सा ख़ातीन पर मुश्तमिल है और आबादी का 60% हिस्सा देही इलाकों में मुकीम है। माहौलियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा शिकार ख़ातीन और बच्चे हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ख़ातीन और बच्चे किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का आसान हदफ हैं। आज के सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि ख़ातीन और बच्चे कैसे इससे मुतासर हो रहे हैं और हमें क्या क्या इक़दामात करने चाहिए। हम डॉक्टर सोनिया उमर से मज़ीद बात करेंगे कि जो एजुकेशन के साथ साथ सोशल इश्यूज़ पर भी एक गहरी नज़र रखती हैं, तो उनसे बात करते हैं। और डॉक्टर सोनिया उमर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सोनिया, ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये किस तरह ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स को इफ़ेक्ट कर रही है? फ़ीमेल्स पर पहले बात कर लेते, किस तरह इफ़ेक्ट कर रही हैं ये? बहुत शुक्रिया जी दावत देने के लिए, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, ये कोई फिनोमेना तो है नहीं, अब ये एक रियलिटी है और हमें अब नज़र भी बहुत ज़्यादा आ रही है। चाहे आप वो एक एक्सट्रीम हीट वेव की सूरत में देखें या अचानक आप फ्लड्स की सूरत में देखें, कई सूरतों में असरअंदाज हो रही है। अच्छा, इसके कई इम्पैक्ट हैं, इसके इकनॉमिक इम्पैक्ट भी आप बता चुकी हैं कि पाकिस्तान का उन 5 मुल्कों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हैं। देखिए, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं ना, किसी का बोया जो है वो हम काट रहे हैं। पाकिस्तान 1% ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है वो उसको कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, वो उनकी मेजर कंट्रीब्यूटर, हम इसका 1% कंट्रीब्यूटर है और हम किसी का बोया हम काट रहे हैं क्योंकि मुतासर हम हो रहे हैं। चाहे वो हमारी हवा में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो रही है, या हमारी और जो है हमें डिफरेंट किस्म के इश्यूज जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा है। अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि अभी आपने बात की, पाकिस्तान की 55% से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है और हम ये भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कई बात कर चुके हैं कि 35% से ज़्यादा आबादी हमारी यूथ पे, फिर हमारे बच्चे हैं। हमारे मुल्क में 7-8 करोड़ जो है, 5-7 करोड़ एटलीस्ट बच्चे हैं, वो हमारे 4 करोड़ तक तो हमारी बच्चों की वो तादाद है जो कि 5 साल की उम्र तक के बच्चे। ठीक है, अब आप देखें, जब आपका क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स आते हैं, हम उस तरह तो बात नहीं करेंगे इन्वायरमेंट पे, आई एम नॉट इन्वायरमेंटलिस्ट, मैंने बात करनी है आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल पॉपुलेशन की डेफिनेशन में जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे, इसमें ख़वातीन हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें बुजुर्ग हैं और उसमें हैंडीकैप्ड है। ये वो 4 तरह के लोग हैं और ये वो 4 तरह के ही लोग हैं जो इस मुल्क में मसाइल का शिकार हैं। पिछले दिनों एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी होगी, पाकिस्तान की रैंकिंग की गई है ख़वातीन की तरक्की के पर्सपेक्टिव से।
वी स्टैंड एट 145 आउट ऑफ 146। ओह माय गॉड, आप जी 45 पे हैं आउट ऑफ 146। इसमें कोई 2-3 तरह के एस्पेक्ट्स Okay. है देखे जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, अच्छा। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, लीडरशिप है, तो वो सारे कुछ स्टैट्स वो देखते हैं कि कौन सा मुल्क कहाँ कर रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कुछ उसके ऊपर तरदीद भी की है और अच्छा। कहा है कि हमें ये रिपोर्ट ठीक नहीं लगती। Okay. लेकिन बहुत से तबके ये बात कर रहे हैं कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ ख़वातीन को। हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, ख़वातीन में गुर्बत, ख़वातीन में अनएम्प्लॉयमेंट, ख़वातीन की डिपेंडेंसी मर्दों के ऊपर, उस डिपेंडेंसी होने की वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी में वो सेल्फ डिटर्मिनेंट नहीं होती, वो डिसाइसिव नहीं होती। अगर आप मैटरनल हेल्थ पे बात करें, जो ज़चगी के ऊपर हाँ एक जी। खातून को एक पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट एक औरत को पता ही नहीं होते। वो शायद एक छोटी सी दवाई के लिए भी अपने हस्बैंड को जो है वो देखती है, उसको कितने बच्चे चाहिए, फैमिली प्लानिंग मेथड, यूजेज ऑफ द फैमिली, ये तो सारे इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन के हैं। हमारी मिलियंस ऑफ बच्चियां जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। ये है नॉर्मल हालात में। ठीक है। अब आप देखें आ गया क्लाइमेट चेंज। अब हाँ। मिसाल के तौर पर फ्लड आ गया। मैंने 2022 का जो पाकिस्तान में फ्लड आया तो मुझे एक चांस मिला एक रिसर्च करने का जो मैंने सदर्न पंजाब के अंदर की, और मैंने उन ख़वातीन का डाटा कलेक्ट किया जो कि हामला थी अच्छा। और जिनको अपने घरों से दर बदर होना पड़ा। आपको याद होगा कि लोगों ने सड़कों पे टेंट बिल्कुल ऐसे ही है, लगाए, हाँ पूरे जी। पूरे देहात जो है वो बह गए। अब ये इतना शदीद सैलाब आना, पाकिस्तान में 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। अब ये ग्लेशियर बहुत तेज़ी के साथ जब पिघलते ग्लोबल हैं। वार्मिंग होती है तो मेल्ट होते हैं, और वो वार्निंग के बगैर समटाइम हम जितना जदीद सिस्टम भी कर लें, सैलाब जिस तरह से आते हैं आपके पास, अनएक्सपेक्टेड होती है वो सिचुएशन। Absolutely, these are unexpected. So I went to the southern Punjab myself and I conducted a research over there. There I came to know कि ऑलरेडी जो वल्नरेबल कंडीशंस है वहाँ पे फैमिली साइज़ ऑलरेडी ख़वातीन का 6 से 7 है, फिर वहाँ पे जवान बच्चियाँ हैं। तो वहाँ पे जो इश्यूज़ हमें सामने आए जब सड़कों पे ख़वातीन आ जाती हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी से लेकर वायलेंस के केसेस, रेप के केसेस, हरासमेंट के केसेस, आप देखें जो जवान बच्चियां हैं या जो ख़वातीन हैं जो एक माहाना मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो गुजर रही होती हैं, उन इशू से लेकर दे आर लिविंग इन द ओपन स्पेस, दे आर यूजिंग द ओपन वॉशरूम्स एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर आर चांसेस कि उनको हरास किया जाए, जो कि और जो हुआ वहाँ पे उनके हाँ, साथ, बिल्कुल। वो मज़ीद वल्नरेबिलिटी उनकी बढ़ी। पावर्टी रेशियो में भी जब हम बात करते हैं, हम जो स्टैट्स के और इकोनॉमिक्स के और सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो पावर्टी के अंदर भी देखते हैं कि ख़वातीन की कितनी तादाद गुर्बत का जी, शिकार है। जी। अब ये चीज़ें आप देखें कि एक औरत पहले ही डिपेंडेंट होती है, जो थोड़ा बहुत अपने घर के अंदर उसकी थोड़ी सी एक इंडिपेंडेंस है, जब उसका घर छिनता है किसी सैलाब में, मतलब किसी ये क्लाइमेट environmental चेंज problems में, प्रॉब्लम की climate वजह change से में, हाँ। वो अपने घर में अपने मोइशों को देख रही होती है, वो उससे भी जाती है, तो उसकी वल्नरेबिलिटी मर्द से कहीं ज़्यादा बढ़ हाँ। जाती है। वुमेन कैन नॉट लिव इन द ओपन स्पेसेस। तो हमारे यहाँ ये हरासमेंट के, रेप केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। women become more vulnerable तो in ये that. तो अब ये रहेगा ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का मसला तो रहेगा, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये अराउंड द दुनिया वर्ल्ड, भर ये पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको टेकअप करना चाहिए Rate एज of- एन इंडिविजुअल भी और एज अ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? ये तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अपने घर से प्रैक्टिस जी। जो है हम शुरू करें। वेस्ट मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। मैं तो यकीन कीजिए, आई बिलोंग टू द एकेडमिया, आई टॉक टू माई स्टूडेंट्स हु आर ऑल एडल्ट्स, आई Okay. टॉक टू देम एंड आस्क देम अ क्वेश्चन, डू यू शट द वाटर व्हेन यू ब्रश योर ब्रश योर टीथ, या This is a very little thing, हाँ. but it contributes a lot lot of to it. the sustainability of the environment. और मैं उनसे ये कहती हूँ कि इस पानी का ख्याल कीजिएगा उनके, और बड़ी जल्दी आप पे भी शायद ये वक्त आ जाए हाँ कि जी। आवर्स के हिसाब से पानी मिले, या फिर हमें मिले ही ना और हमें खरीदना पड़े, जैसे कराची में खरीदना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे बाय द वे हम बहुत, अब हम पानी खरीद हाँ के पी जी, रहे ऐसे ही है। हैं। अब हमारा जेरे ज़मीन पानी जो है लेवल कम होता वो जा रहा है। बिल्कुल नीचे की जी। तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो रियासती, सबसे पहले हमारे घर से हम ठीक अगर है। हम शुरू करें, ठीक है। उनको रोल प्ले करना चाहिए। हमारे स्कूल्स को, बच्चों को शुरू से इन प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सही। हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों जब बड़े हों तो उनको पता हो कि दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डू। सस्टेनेबल पॉलिसीज लेकर आनी बिल्कुल चाहिए लेने, और हमें, उनको ठीक है। एनवायरनमेंट के ऊपर एजुकेशन देने की ज़रूरत है। ठीक है। हमारे मुल्क का सिर्फ 5% जो है वो दरख्त है, 12% हाँ 12% 12% UN ये कहता है कि हर मुल्क में
उस मुल्क का 12% हिस्सा दरख्तों पे दरख्तों पे मुहित होना मुश्तमिल होना चाहिए। तो हम हाँ, अपने ठीक। बच्चों को प्लांटेशन की तरफ जो है वो करें, और उसके बाद स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले कि स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द एग्जिस्टिंग लॉस, एंड इफ देयर इज अ नीड टू मेक अनदर लॉस, प्लीज मेक कि दोस लॉस। उसको जो ना वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना जी हाँ। चाहिए, माहौल दोस्त पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए। हमें भी इंडिविजुअली कुछ काम करने चाहिए, हमने भी इसी माहौल में ज़िंदा रहना है, सांस लेनी है। और दूसरी साइड पे आ जाता है कि हुकूमत जो है ना, जो स्ट्रिक्ट लॉज बना रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से करे।